देखते हैं जी लिम्फेटिक वेजल्स की बात करते हैं। व्हाट आर लिम्फेटिक वेजल्स? लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म, आपस में जुड़ती हैं और बना देती हैं लार्ज लिम्फेटिक वेजल्स, बड़ी बड़ी लिम्फेटिक वेजल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम लिम्फ वेजल्स ही कहते हैं, ठीक है जी। विच अल्टीमेटली यूनाइट, जो कि आपस में मजीद जुड़ के लिम्फ डक्ट बनाती हैं। तो आपने एक सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले आपके पास है कैपिलरी, कैपिलरी कैपिलरी जुड़ के बनाएगी वेजल, वेजल्स जुड़ के बनाएगी ट्रंक, और ट्रंक फिर जुड़ के बनाएगी डक्ट, ठीक है। डक्ट बेसिकली दो होती हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ट्रंक कोई 5 से 6 के करीब होती हैं बॉडी के अंदर, प्लस माइनस हो सकता है। वेजल्स तो न्यूमरस होती हैं और कैपिलरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये चीज आपने याद रखना है, इस सीक्वेंस को याद रखना है। और डक्ट ने फिर ड्रेन किधर करना है? वेन के अंदर। किस वेन के अंदर? सब क्लेवियन वेन के अंदर, जिसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। लाइक वेन्स, वेन्स की तरह लिम्फेटिक वेजल्स, जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं इनके अंदर भी वॉल्व होती हैं, ठीक है। लेकिन वो वॉल्व अमाउंट में वेन से ज्यादा होती हैं, ठीक है। विच हेल्प टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ, लिम्फ के बैक फ्लो को रोकना होता है। दे ऑल्सो हैव स्मूथ मसल, तो लिम्फ वेजल के अंदर एक थोड़ी सी एडिशन होगी है कि इनके अंदर स्मूथ मसल्स भी होंगे, ठीक है ना। वो स्मूथ मसल्स जब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब तब आपके पास लिम्फ का जो फ्लो है वो बेहतर होगा, वो मेंटेन होगा, वो आगे की तरफ उसको पुश करेगा। At certain points, lymph vessels have specialized round oval bean-shaped masses of connective tissue called as lymph nodes, जिनका साइज है 1 to 25 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंच लॉन्ग। अब ये क्या चीज है? तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। लिम्फ नोड जो होते हैं वो लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन की जगह होते हैं, स्टोरेज की जगह होते हैं। आपने समझ लेना है कि लिम्फ नोड जो है वो एक घर है, वो एक ऐसा घर है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बन भी सकते हैं, लिम्फोसाइट वहां पे स्टोर भी हो सकते हैं। और बेसिकली अगर वहां पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है तो लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, पैथोजेंस के खिलाफ एक्शन करना। तो बेसिकली ये फिल्टर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, छोटे छोटे फिल्टर पॉइंट्स होते हैं जो कि जर्म्स को फिल्टर करते हैं। जो भी जर्म्स आपकी बॉडी में आते हैं वो आपकी बॉडी में आके ब्लड में आते हैं। आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आपके पास जब पहली लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाती है और पैथोजन ब्लड में एंटर करता है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू हो जाती है। अब वो ब्लड के अंदर आया है पैथोजन, तो वो डायफिडिसिस भी करेगा। वो पैथोजन डायफिडिसिस करके टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में अगर चला गया तो वहां पे उसको कौन पिक करेगा? उसको पिक करेगी लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी उसको पिक करेगी, वो पैथोजन घूमता घूमता लिम्फ में चलता चलता कहाँ पे जाएगा? लिम्फेटिक वेजल्स में। अब लिम्फेटिक वेजल्स जो होती हैं इनके अंदर कहीं 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 लिम्फ नोड्स होते हैं। वो लिम्फ नोड्स, उनमें होते हैं मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। वो वहां पे बैठे होते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया उधर से गुजरता है वो उसको पहचानते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई किधर आए हो, तुम कहाँ पे घूम रहे हो। तो बैक्टीरिया को वहां पे पकड़ते हैं, उसकी कुट लगाते हैं, उसको मारते हैं और वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। और पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिस्पॉन्स और फीवर वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना, थोड़ी सी मैंने आपको कहानी बताई है कि किस तरह से चीजें चलती हैं। अब ये देख सकते हैं आपके पास कि आपके पास एक लिम्फ नोड है। इसकी शक्ल को अगर हम देखें तो हम इससे क्या क्या अखज कर सकते हैं, हम क्या क्या नतीजा निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक नतीजा निकाल सकते हैं कि इसकी दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस इसकी कॉन्वेक्स है, दूसरी सरफेस इसकी कॉनकेव है, ठीक है। यानी एक तरफ से उभार है और एक तरफ से गहराई है, ऐसा ही है। लिहाजा इसकी शेप कैसे होगी? किडनी शेप, ठीक है, या बीन शेप होगी। याद रखें कि जो लिम्फ वेजल्स लिम्फ नोड की तरफ लिम्फ को लेके आती हैं, जिन एरो से मैं डायरेक्शन को शो कर रहा हूं, वो वेजल्स जो कि लिम्फ नोड की तरफ लिम्फ को लेके आती हैं। सपोज मेरे पास लिम्फ कैपिलरीज थी, लिम्फ कैपिलरीज जुड़ी, उन्होंने जुड़ के क्या बनाया? लिम्फ वेजल्स को बनाया। लिम्फ वेजल्स बन गई। लिम्फ वेजल्स अब आपके पास उस लिम्फ को लेके जा रही हैं किसकी तरफ? लिम्फ नोड की तरफ। उन लिम्फ वेजल्स को हम कहते हैं एफरेंट लिम्फ वेजल्स, ए से एफरेंट लिम्फ वेजल्स, ठीक है। और याद रखें ये एक से ज्यादा होती हैं। यहाँ पे देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर लिम्फ आ जाता है लिम्फ नोड के अंदर। अब लिम्फ नोड के अंदर आपके पास दो एरियाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बाहर वाला एरिया होता है जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ,
इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये है आपके पास कॉर्टेक्स। बेसिकली इस कॉर्टेक्स के बाहर कैप्सूल होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है जिसमें ये लिम्फ नोड बंद होता है। फिर अंदर जो पिंक वाली जगह मैं शो कर रहा हूँ, इस पिंक वाली जगह को क्या कहते हैं, इसको मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इन जगह पे होते हैं लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये वाले इम्यून सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, बी और टी लिम्फोसाइट्स दोनों होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। ये इम्यून सेल्स होते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और यहाँ से बेसिकली कोई भी चीज लिम्फ में आती है, लिम्फ यहाँ से गुजरता है, तो ये बेसिकली फिल्टर पॉइंट है। ठीक है, अब याद रखें कि आपके पास सारा का सारा लिम्फ जो है वो अगर यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा तो ये लिम्फ नोड तो स्वेल कर जाएगा, तो लिम्फ को हमने निकालना भी तो है। तो ये जो ब्लू के अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये एक वेसल होती है जो कि लिम्फ को लेके जाती है अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड, और ये एक होती है, ये सिंगल होती है, इट इज वन। इसको हम कहते हैं इफरेंट लिम्फ वेसल। तो एफरेंट लिम्फ वेसल और इफरेंट लिम्फ वेसल का आपको डिफरेंस पता चल गया कि एफरेंट जो है वो लिम्फ नोड की तरफ लिम्फ को लेके आती हैं, इफरेंट लिम्फ नोड से अवे लेके जाती हैं। इफरेंट एक होती है, एफरेंट एक से ज्यादा होती हैं। ये आपको पिक्चर में दिखा दिया मैंने। इस पिक्चर को देखें, फिर से वही बात है कि आपके पास बेसिकली लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के ऊपर उसका कैप्सूल है, एफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, इफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस पे एफरेंट लिम्फ वेसल्स आती हैं, कॉनकेव सरफेस से इफरेंट लिम्फ वेसल निकलती हैं। एक या दो होती हैं, वैसे हम एक इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और ये जो कनकेव जगह है इसको हम हाइलस कहते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि लंग्स के अंदर भी हाइलम होता है या हाइलस होता है, किडनी के अंदर भी होता है, तो जहां पे भी डेंट आता है ना उसको हम हाइलस कह देते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अंदर लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है ना, जो अंदर नेटवर्क है, ये ट्यूब्स का नेटवर्क, इसको ट्रेबिक्यूलाई कहा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। इस पिक्चर के अंदर अब देखें, यहाँ पे आपकी अब विजुअल मेमोरी बनने जा रही है। ठीक है, हम कोई भी एक पार्ट पिक कर लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने इस हाथ को पिक कर लिया, यहाँ पे हाथ पे हमने लिम्फ कैपिलरीज देख ली, यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज है। ठीक है, इस हाथ में लिम्फ कैपिलरीज ने लिम्फ को कैरी करना है आगे की तरफ, और आपस में जुड़ के बना देनी है लिम्फ वेसल्स। कौन सी लिम्फ वेसल बनानी है, एफरेंट लिम्फ वेसल। इन एफरेंट लिम्फ वेसल ने लिम्फ नोड्स पे खत्म होना है, और उन लिम्फ नोड से निकलनी है इफरेंट लिम्फ वेसल्स। तो इन लिम्फ नोड से निकली इफरेंट लिम्फ वेसल। याद रखें, लिम्फ नोड का एक ग्रुप, उसकी इफरेंट लिम्फ वेसल्स दूसरे लिम्फ नोड के ग्रुप के लिए एफरेंट होती हैं। ठीक है, यानी एक से अगर लिम्फ जा रहा है तो दूसरी को रिसीव हो रहा होगा ना। तो अगर एक लिम्फ नोड का ग्रुप है, उसकी इफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, तो दूसरे की वही लिम्फ वेसल्स एफरेंट हो जाएंगी, और चलते 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 पूरी बॉडी का लिम्फ जो है वो इकट्ठा हो जाएगा एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डक्ट कहते हैं। ठीक है, ट्रंक बनेगी, ट्रंक बनने के बाद डक्ट्स बनेगी, और डक्ट्स बेसिकली आपके पास उस लिम्फ को फेंक देती हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड को फेंक देती हैं, कहाँ पे, ब्लड वेसल के अंदर, यानी कि वेन के अंदर, जिसको हम सबक्लेवियन वेन कहते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे छोटा छोटा सा एक हमने ओवरव्यू तो ले लिया, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और भी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो एमडी कैट में इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लिम्फ नोड के ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम हेड की तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस गर्दन के पास देखें, ये आपके पास जो लिम्फ नोड का ग्रुप है इसको कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप, जो कि कहाँ पे है, जो कि आर्म पिट्स के अंदर है। ठीक है, जिनको हम उर्दू में बगले कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्म पिट्स के अंदर लिम्फ नोड्स का ग्रुप आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि ये लिम्फ नोड्स का ग्रुप है जो कि एल्बोज के ऊपर है, एल्बो जॉइंट पे। इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल क्यूबाइटल ग्रुप या सुपराट्रोक्लियर ग्रुप। फिर आप चेन देख सकते हैं कि हार्ट के दोनों तरफ ये चेन्स हैं लिम्फ नोड्स की। तो ये स्टर्नम के साथ है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक बोन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम के लेफ्ट और राइट पे दो चेन्स हैं, इनको हम कहेंगे पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। तो ये पैरास्टर्नल हो गए, तो सर्वाइकल हो गए, पैरास्टर्नल हो गए, एक्सिलरी हो गए, और सुपरफिशियल क्यूबाइटल हो गए, जिनको हमने सुप्राट्रोक्लियर कहा है, जिसको हमने एल्बो जॉइंट के लिम्फ नोड्स का है। देन हम बात करते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स के ग्रुप आपको एब्डोमेन में नजर आ रहे होंगे। तो क्या आपको नजर आ रहे हैं, जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। एब्डोमेन के बाद हम चलते हैं नीचे, तो हमें ग्रोइन का एरिया नजर आता है।
ठीक है। ग्रोइन के एरिया में भी आपको लिम्फ नोड के ग्रुप नजर आ रहे हैं, और लास्टली सबसे एंड पे आपको लिम्फ नोड का कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है, जो कि नी जॉइंट पे प्रेजेंट है, घुटनों में प्रेजेंट है। ठीक है। तो आप अब अगर पेपर में बैठेंगे और आपको वो पूछेगा कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां पे लिम्फ नोड्स ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं, तो आप सर से शुरू करेंगे। आप सर से शुरू करेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले गर्दन, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, फिर एक्सिलरी, जिसको बगलें कहते हैं, फिर हम बात करते हैं अपनी एल्बो की, जिसको हम सुप्राट्रोक्लियर कहते हैं या सुपरफिशियल क्यूबाइटल कहते हैं। स्टर्नम की तरफ, सेंटर की तरफ आए तो पैरास्टर्नल है, पेट की तरफ जाए तो एब्डोमिनल है, उसके बाद इंग्वाइनल एरिया, ग्रोइन एरिया आ जाता है, एंड देन अल्टीमेटली हम बात करते हैं नी की तरफ। यही चीज आप अगर बुक के अंदर डायरेक्टली देखते तो आपके सर से ऊपर से गुजर जाती, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि lymph nodes जो हैं, these are the aggregations of lymphoid tissue having lymphocyte which are small, rounded, oval and bean shaped, consisting of the lymphocyte, connective tissue and lymph vessel, connective tissue and lymph vessel। इनमें lymph vessels होंगी, इनमें connective tissue होगा, इसमें lymphocytes होंगी। ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं तो नेक रीजन में, एब्डोमेन में, आर्मपिट में, ग्रोइन में, ब्ला 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 ब्ला, स्किप करो भाई, मैंने नहीं करना इसको। इस तरह से करते हो आप लोग। ठीक है। लेकिन अगर आप विजुअल मेमोरी के जरिए इसको याद करेंगे तो आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। एक तरीका था बुक का जो मुश्किल वाला था, जिसमें ये डायग्राम थी सर्वाइकल लिम्फ नोड की, एक्सिलरी लिम्फ नोड की, पैरास्टर्नल की, ब्ला ब्ला ब्ला। एक तरीका ये था फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, भाई नेक रीजन है, एब्डोमेन है, आर्मपिट है, ग्रोइन है। ये तरीके होते हैं बुक के। अब एक अच्छा टीचर आपको कैसे पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा इस तरह से। देयर आर मोर देन 100 लिम्फ नोड्स, 100 से ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी के अंदर, इन ग्रुप्स। और वो किस फॉर्म में होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। और ग्रुप्स भी कौन से, सर्वाइकल यानी कि नेक रीजन में। तो एक बुक से नेक रीजन उठाया, दूसरी से सर्वाइकल उठाया, और इसकी सेंस बनने लग गई। ठीक है। एक्सिलरी यानी कि आर्मपिट एरिया से, सुपरफिशियल क्यूबाइटल, सुप्राट्रोक्लियर यानी कि एल्बो जॉइंट की बात कर दी, पियर पैचेस यानी कि एब्डोमेन के अंदर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में, इंग्वाइनल एरिया, ग्रोइन एरिया, पोप्लीटियल एरिया, नी जॉइंट का एरिया। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको आपने याद रखना है, और आपको ये ग्रुप्स मस्ट याद होने चाहिए, लाजमी याद होने चाहिए। ये एमडी कैड में आपको पूछ सकते हैं, लिहाजा आपने इन चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली पिक्चर की तरफ कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये इन्हीं लिम्फ नोड्स की डिटेल है, इन्हीं ग्रुप्स की डिटेल है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है। कि जिनको उन्होंने शो किया हुआ है, जो अभी हमने पढ़े हैं। चले मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, आप जब पढ़ें बुक से तो आपको इजीली यहाँ पे इसको पढ़ने में आसानी हो। नोड्स इन दिस एरिया, सर्वाइकल रीजन की बात करते हैं। नोड्स इन दिस एरिया आर ग्रुप अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द जॉ, यानी आपके जबड़े के नीचे, इन फ्रंट ऑफ द एंड बिहाइंड द ईयर। जो बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ द जॉ, जबड़े के नीचे लिम्फ नोड होते हैं, गर्दन का एरिया आ जाता है ना वहां पे, तो उसको हम कहते हैं सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर। फिर आते हैं कानों के आगे और पीछे, जिसको हम प्री ऑरिक्यूलर कहते हैं, पोस्ट ऑरिक्यूलर कहते हैं। फिर डीप इन द नेक, जिनको हम क्या कहते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है। नेक में जो कैरोटिड ब्लड वेसल्स होती हैं और जुगुलर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अराउंड होता है। कैरोटिड ब्लड वेसल क्या है, जुगुलर ब्लड वेसल क्या है, सीवीएस का लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब याद रखें कि ये सर्वाइकल एरिया के लिम्फ नोड्स हैं, तो ये किस चीज को ड्रेन करेंगे, दे ड्रेन द स्किन ऑफ स्कैल्प, यानी कि आपकी स्कैल्प को, आपके फेस को, आपकी नेजल कैविटी को, आपके फेरेंस को, यानी ऊपर गर्दन के ऊपर जितने भी हिस्से हैं उन सबको इन्होंने ड्रेन करना है। एक्सिलरी रीजन की बात करते हैं तो अंडर आर्म रीजन है, और ये लिम्फ नोड्स जो हैं लिम्फ वेसल्स को ड्रेन करते हैं, जो कि कहाँ से आती हैं, आर्म से, कुछ हिस्सा थोरैक्स का, ब्रेस्ट का एरिया, और एब्डोमेन का अपर एरिया, ऊपर वाला हिस्सा। इंग्वाइनल एरिया जो है वो लेग्स से, टांगों से लिम्फ को रिसीव करेगा, जेनिटिलिया से रिसीव करेगा, और एब्डोमेन के लोअर एरिया से रिसीव करेगा। पेल्विक कैविटी की बात करते हैं, द नोड्स हेयर अपेयर मोस्टली अलोंग द पाथ ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन द पेल्विक कैविटी, यानी जो पेल्विक कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स है ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा किडनी वाले टॉपिक में, मेरे जो होम्योस्टेसिस के लेक्चर है उसमें मैंने पढ़ाया था कि एब्डोमिनल अयोटा होती है, और वो आगे डिवाइड करती है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक आर्टरी में। तो बेसिकली वो जो आर्टरीज होंगी उनके साथ साथ जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे वो पेल्विक कैविटी के लिम्फ नोड्स होंगे और लिम्फेटिक वेसल्स होंगी। ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है, वहां पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे। थोरेसिक कैविटी की बात करते हैं, दीज नोड्स अकर बिटवीन द लंग्स एंड अलोंग द विंड पाइप एंड द ब्रोंकाई, ये इनके साथ साथ होंगे।
ठीक है, और ये इंटरनल वॉल ऑफ द थोरैक्स यानी कि थोरैक्स छाती के अंदर वाला जो हिस्सा वहाँ पे होंगे, ठीक है ना। लिम्फ वेसल्स जो होंगी, जो बड़ी हो जाती हैं, जो जुड़ के बड़ी बन जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक ट्रंक्स कहते हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक ट्रंक्स जो होते हैं बड़े-बड़े एरिया से क्या करती हैं, लिम्फ को रिसीव करती हैं। फिर ये लिम्फेटिक ट्रंक्स क्या करती हैं, डक्ट्स बना देती हैं, जो कि उसने आगे बात लिखी हुई है जिसको हम देखने चाह रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर देखें, आपके पास आपको लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे होंगे, नेक के अंदर नज़र आ रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर लिम्फ वेसल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ग्रोइन के अंदर नज़र आ रहे हैं, लिम्फ नोड्स इन द नी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक और पिक्चर थी जो कि आपने देखनी थी। लिम्फ ट्रंक्स की बात करते हैं। आफ्टर लीविंग द लिम्फ नोड्स को छोड़ने के बाद द वेसल्स मर्ज टू फॉर्म अ लार्जर लिम्फ ट्रंक, ठीक है। लिम्फ नोड्स को जब लिम्फ वेसल्स ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई जा तुझे माफ किया, तो वो आपस में मिल के क्या करेंगी, वो बना देंगी लिम्फेटिक ट्रंक्स, ठीक है। लिम्फेटिक ट्रंक क्या करती हैं, वो रिलेटिवली लार्जर पोर्शन ऑफ द बॉडी को ड्रेन करते हैं, ठीक है ना। और जो ट्रंक जिस एरिया को ड्रेन करेगी, उस ट्रंक का नाम उस एरिया के हवाले से होगा। जैसे कि लेफ्ट लंबर ट्रंक, लंबर का एरिया पेट का होता है, राइट लंबर ट्रंक, इंटेस्टाइनल ट्रंक, लेफ्ट जुगुलर एंड राइट जुगुलर ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड राइट सबक्लेवियन ट्रंक। तो बस इनके आप मोटे मोटे नाम याद रख लें, इनके लिए इतनी ज्यादा आपको सर खपाने की जरूरत नहीं है। जो मेन बात है जिसके लिए आपको सर खपाना पड़ेगा, जो एमडी कैट में पूछी जाएगी, वो कौन सी है, दीज आर द टू मेन डक्ट्स। दो मेन डक्ट्स हैं जिसमें क्या आती है, एक थोरेसिक डक्ट आती है और एक लिम्फेटिक डक्ट आती है। याद रखें कि जो लिम्फ होता है ये किस तरह से फ्लो करता है। अगर मैं इस आदमी की पाँव से शुरू होता हूँ, तो ये डायरेक्शन होगी लिम्फ की। फिर ऊपर चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, तो दोनों टाँगों का लिम्फ यहाँ पे आ गया। फिर पेट का जितना भी लिम्फ है, वो ऊपर आ गया। अब याद रखिए कि जो लेफ्ट साइड का बाजू है, लेफ्ट साइड का अपर लिम्ब है, लेफ्ट साइड की चेस्ट है, लेफ्ट साइड का हेड है, लेफ्ट साइड की नेक है, और लोअर बॉडी जितनी भी है, एब्डोमेन है, ये सारा का सारा लिम्फ आता है इस जगह पे, और इस जगह पे आके ये एक बड़ी डक्ट में ड्रेन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, या जिसको हम सिंपली थोरेसिक डक्ट कहते हैं। जबकि आपकी जो बॉडी का राइट साइड का जो लिम्फ है, जिसमें राइट हेड आता है, राइट नेक आता है, राइट शोल्डर आता है, राइट पार्ट ऑफ चेस्ट आता है, राइट एल्बो आती है, राइट हैंड आता है, ये लिम्फ जो होता है ये थोरेसिक डक्ट में नहीं जाता, ये जाता है राइट लिम्फेटिक डक्ट में, जिसको हम लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। तो एक थोरेसिक डक्ट है, एक लिम्फेटिक डक्ट है, दो बहनें हैं, दोनों के मिलते जुलते नाम है, थोरेसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और ये दोनों कहाँ पे ड्रेन करती हैं, ये दोनों अपनी अपनी साइड की सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर देती हैं। राइट थोरेसिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेगी, लेफ्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट साइड की जो सबक्लेवियन वेन है उसमें ड्रेन करेगी, जबकि जो लेफ्ट साइड की थोरेसिक डक्ट है, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, वो लेफ्ट साइड में सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेगी। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि इस पिक्चर में किस तरह से उसने ब्यूटीफुली किया हुआ है कि जितना भी लिम्फ का फ्लो है वो आपके पास दो तरफ हो सकता है, या तो वो थोरेसिक डक्ट की तरफ जा रहा है, या वो जा रहा है राइट लिम्फेटिक डक्ट की तरफ। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में जो देखने वाली बात है ना, जो हमने बात ऊपर डिस्कस किया, वो तो हमने देख ली कि किस जगह का लिम्फ कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि वो आपसे पूछ सकता है कि भाई एक बंदा है, उसकी राइट फिंगर है, उसकी राइट फिंगर का लिम्फ कहाँ पे जाएगा, तो आप उसको क्या बताएंगे, थोरेसिक डक्ट? बिल्कुल भी नहीं, आप उसको राइट लिम्फेटिक डक्ट बताएंगे। तो ये आपका एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है। या वो कहे कि आपकी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक है, तो स्टमक जो है उसका लिम्फ किस तरफ जाएगा, तो आप आंसर करेंगे वो थोरेसिक डक्ट की तरफ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि स्टमक आपका लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे टेक्निकल तरीके से एमडी कैट में घुमा के उसने पूछना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो दो वेन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो वेन्स नजर आ रही हैं, सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक तरफ होगी लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, दूसरी तरफ होगी राइट इंटरनल जुगुलर वेन, और जो बाजू की तरफ से आ रही है उस वेन का नाम होगा सबक्लेवियन वेन। तो ऊपर सर की तरफ से कौन सी आ रही है, जुगुलर वेन्स। इंटरनल जुगुलर वेन ऊपर सर की तरफ से आ गई, बाजुओं की तरफ से कौन सी वेन्स आ गई, सबक्लेवियन वेन। इन दोनों वेन्स के जंक्शन पे लेफ्ट जुगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट इंटरनल जुगुलर और राइट सबक्लेवियन, इनके जंक्शन पे बेसिकली अपनी अपनी लिम्फेटिक डक्ट ओपन होती है।
यानी राइट साइड की सबक्लेवियन वेन और राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन, इनके जंक्शन पे बेसिकली राइट लिम्फेटिक डक्ट ने ओपन होना है, जबकि लेफ्ट साइड पे जो थोरेसिक डक्ट है उसने ओपन होना है एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो अगर वो कभी जंक्शन का नाम पूछ ले तो आपने जंक्शन को लगा देना है। अदरवाइज अगर वो पूछे कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि जंक्शन पे तो ठीक है ये ओपन हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे ओपन हो रही है, तो आपने आंसर लगा देना है कि सबक्लेवियन वेन में ये डक्ट्स ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ये सीख लिया कि पूरी बॉडी का लिम्फ किसने उठाया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। उन्होंने बनाई एफरेंट लिम्फ वेजल्स। एफरेंट लिम्फ वेजल्स लिम्फ नोड की तरफ लेके गई लिम्फ को, लिम्फ नोड से इफरेंट लिम्फ वेजल्स लिम्फ लेके आई। इफरेंट लिम्फ वेजल्स आपस में जुड़ के लिम्फेटिक ट्रंक्स बना देती हैं। लिम्फेटिक ट्रंक्स ने आगे क्या करना है, लिम्फेटिक डक्ट्स बना देनी है, और डक्ट्स ने उस लिम्फ को अल्टीमेटली डिस्पोज कर देना है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कौन से ब्लड के अंदर, आर्टीरियल, कैपिलरी या वीनस ब्लड के अंदर। आंसर है वीनस ब्लड के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। हम आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे याद रखने वाली है तो नहीं। याद रखें कि ये जो जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन है ना, इनके मिलने से ये जो बड़ी वेन बनती है ना, इसको ब्रेकियोस्फेलिक वेन कहते हैं। तो हमारे बेसिकली इस लेक्चर के शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था कि ब्रेकियोस्फेलिक वेन क्या होती है। ब्रेकियोस्फेलिक वेन जो होती है इन दोनों के जंक्शन से मिलकर बनती है। तो एक राइट ब्रेकियोस्फेलिक वेन होगी, एक लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन होगी, और दोनों की दोनों ब्रेकियोस्फेलिक वेन से वापस में जुड़ती हैं, तो आपके पास सुपीरियर वेना केवा बनती है। तो ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट था। आप शशका मार सकते हो, फ्लेक्स मार सकते हो अपने दोस्तों के सामने। तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है इट इज लार्जर, ये बड़ी होती है, ये वाइडर होती है, ये लॉन्गर होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट के मुकाबले में। इट रिसीव द लिम्फ फ्रॉम लोअर लिम्ब, abdomen, left side of thorax, left side of head and neck, left side of upper limb, and empties into left subclavian vein near the junction of the left jugular vein। ठीक है। देन हम बात करते हैं, द राइट लिम्फेटिक डक्ट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक के राइट साइड से, राइट आर्म से, राइट साइड ऑफ द थोरेक्स के, और ये एम्प्टी करता है किसके अंदर, सबक्लेवियन वेन नियर द जंक्शन ऑफ द राइट सबक्लेवियन एंड द राइट इंटरनल जुगुलर वेन, जो कि मिलके बनाती हैं ब्रेकियोस्फेलिक वेन। ठीक है। और दोनों की दोनों ब्रेकियोस्फेलिक वेन फिर आपस में जुड़ के सुपीरियर वेना के बाद बनाती हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा लिम्फ के बारे में, और हमने पढ़ा लिम्फेटिक वेजल्स के बारे में। यानी अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द फ्लूइड, जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, द चैनल्स, कि जिन चैनल्स के जरिए फ्लूइड सर्कुलेट करता है। आखिरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो तीसरा कंपोनेंट था, वो था लिम्फ मासेस एंड लिम्फ ऑर्गन्स, के जो इंटरवीनिंग ऑर्गन्स होते हैं इन लिम्फ चैनल्स में, कहीं कहीं पे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, वो ऑर्गन्स कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे चूंकि पता लग गया होगा इसको देख के ही, तो सबसे पहले लिम्फेटिक मासेस हैं, जिसमें क्या है, जिसमें टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, स्प्लीन है, सिस्टर्ना काइलाई है, थाइमस है, बोन मैरो है, और अपेंडिक्स है। ठीक है। इनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। क्या सारे के सारे करते हैं, आंसर है नो। तो ये बात हाफ ट्रू है हाफ रॉन्ग है। बेसिकली दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है बोन मैरो और थाइमस, सेकेंडरी में आते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन वगैरह, और ये बाकी जितने भी हैं ये सारे आ जाते हैं सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना ब्लड की, जबकि जो प्राइमरी होते हैं उनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करवाना। ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। याद रखें कि जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो आपके पास जो आपकी फैक्ट्री है लिम्फोसाइट्स बनाने की, वो बोन मैरो है, वो थाइमस है। ठीक है ना। हालांकि जो आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उनका मेन काम फिल्ट्रेशन। तो हम चलते हैं आगे, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एडिनॉइड्स हैं और टॉन्सिल्स हैं। एडिनॉइड्स को हम नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है, इस पिक्चर को देखते हैं जो कि लेफ्ट पे बनी हुई है। एक इसके टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, और एक इसकी ऊपर नेजल कैविटी के पीछे, यानी कि आपकी नेजोफेरिंग्स की रूफ जो चीज बना रही है, वहां पे जो गदूदे हैं उनको हम एडिनॉइड्स कहते हैं। जबकि जो आपकी ओरल कैविटी के बैक पे गदूदे हैं उनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। और जो आपकी ओरल कैविटी के बेस पे गदूद होती है, जो कि टंग के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में, टंग के सबसे पीछे वाले हिस्से में, जो टंग का हिस्सा आपके बॉडी के अंदर कनेक्टेड है, एक तो फ्री हिस्सा ना जो टिप ऑफ द टंग है, एक टंग का हिस्सा है जो कनेक्टेड है, उसके ऊपर भी टॉन्सिल्स होते हैं, उसको लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं, जिसको टंग टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास लिम्फेटिक बेसिकली ऑर्गन हो गया, लिम्फेटिक मास हो गया। देन हम बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन जो होगा वो क्लेंच फिस्ट के साइड के बराबर होती है।
ठीक है ना, इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के बराबर। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड इन द एक्सट्रीम सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी आपके पास लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, ठीक है, और पीछे वाले हिस्से में स्प्लीन प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये डायाफ्राम और स्टमक के दरमियान होती है, ठीक है, इट इज बिटवीन द डायाफ्राम एंड द स्टमक। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये स्प्लीन आपको शो की हुई है इन्होंने, ठीक है। ये स्प्लीन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के सुपीरियर मोस्ट पार्ट में है, ठीक है, एब्डोमेन के पेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में है, और बेसिकली ये थोड़ा सा पीछे वाले हिस्से में होती है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में होती है, बैक की तरफ होती है, फ्रंट की तरफ नहीं होती, वहां पे स्टमक होता है, ठीक है। बाकी ऑर्गन्स आप देख सकते हैं, आपको थोरेसिक डक्ट उन्होंने शो की हुई है, अपेंडिक्स शो की हुई है, बोन मैरो शो किया है, लिम्फेटिक वेजल्स हैं, थोरेसिक डक्ट है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, और राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है, एंड आपके पास थाइमस भी शो किया हुआ है। देन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के कितने फंक्शंस हैं? तो स्प्लीन के 3 फंक्शंस हैं। डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड द फॉरेन सब्सटेंसेस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करना और इनको रिस्पॉन्ड करना, ये है स्प्लीन का काम, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड करना, ठीक है। फिर जो ऐसे आरबीसीज हैं जो टूट गए हैं, जो खराब हो गए हैं, बेसिकली उनको तोड़ना, जो खराब हो गए हैं उन आरबीसीज को तोड़ना, ये काम किसका है? स्प्लीन का। फिर ये ब्लड का रेजरवायर भी है, ब्लड को टेम्पोररीली स्टोर भी करके रखता है कि जब ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो मैं ब्लड प्रोवाइड करूं, बॉडी को ब्लड की शॉर्टेज ना हो। तो ये 3 काम है। अब इस चीज को बेसिकली एफटीबी ने लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ एफटीबी के अंदर लिखा हुआ है और बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है, कोई सेंस नहीं बना रहा। लेकिन ये पैराग्राफ अगर आप हिस्सों में तोड़ते हैं, इसको आप पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो आपको इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह की गेम्स होती हैं जो कि बुक्स के अंदर होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो अगर हम एक बेहतर अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमें इन सब चीजों का पता चल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यून फंक्शन की। Foreign substances in the blood pass through the white pulp, stimulate the lymphocyte in the periarterial sheath और lymph nodule in the same manner। कोई समझ नहीं आई? पहले हम इसकी तस्वीर को देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ये देखिए स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 2 हिस्से हैं, एक अंदर वाला हिस्सा है जिसको हमने क्या कहा हुआ है? व्हाइट पल्प, ठीक है, और एक बाहर वाला हिस्सा है जिसको हमने कहा हुआ है रेड पल्प। आप देख सकते हैं कि सेंटर में व्हाइट पल्प में आर्टरी एंटर हो रही है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करके दोबारा से दिखाता हूँ ग्रीन से। सेंटर में ये देखें आर्टरी जो है वो व्हाइट पल्प में एंटर हो रही है, और व्हाइट पल्प में बेसिकली जो आर्टरी के साइड पे कनेक्टिव टिश्यू है उसको कह दिया हुआ है पेरी आर्टीरियल शीथ। यहाँ पे बेसिकली क्या पड़े हुए हैं व्हाइट पल्प के अंदर? व्हाइट पल्प व्हाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं। ये लिम्फोसाइट्स इस ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कौन सा पैथोजन जो है वो ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ये ब्लड फिर जाएगा सीधा रेड पल्प में, ठीक है। रेड पल्प के अंदर क्या होगा? आपके पास आर्टीरियोल बनेगी, आर्टीरियोल बन के वीनस साइनसिस बनाएगी। साइनस क्या होता है कि एक बड़ी वेन को कह देते हैं, वीनस साइनसिस कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आर्टरी जो होगी वो स्प्लीनिक कॉर्ड बनाएगी, ठीक है ना, यानी एक आप कह सकते हैं कि धागे की तरह के, ठीक है ना, एक रेडिएटिंग फैशन के अंदर वो आर्टरी रेडिएट करेगी, जिसको हम कहते हैं स्प्लीनिक कॉर्ड। और बेसिकली अल्टीमेटली आर्टरी ने किसके अंदर डिवाइड करना होता है? वेन के अंदर, ठीक है ना, कैपिलरीज के जरिए। तो वेन बनेगी, तो वेन बेसिकली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है उन वेन्स का, वो वेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनको हम वीनस साइनसिस कह देते हैं। और वो कहाँ पे होती हैं? वो रेड पल्प में होती हैं। रेड पल्प कहाँ पे होता है? पेरिफेरल एरिया में होता है। सेंट्रल एरिया में क्या होता है? सेंट्रल एरिया में व्हाइट पल्प होता है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ गया। आपके पास कैप्सूल है बाहर, ट्रेबिक्यूला है, यानी कि अंदर नेटवर्क के अंदर पार्टीशंस होती हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ये बात बतानी है कि आपके पास ब्लड आया व्हाइट पल्प के अंदर, व्हाइट पल्प में लिम्फोसाइट्स पड़े हुए थे, उन्होंने ब्लड को स्क्रीन किया, अगर पैथोजन है वो उन लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। फिर वो ब्लड जाता है रेड पल्प में। रेड पल्प में जब वो ब्लड गया, वहां पे ब्लड स्टोर होता है रेड पल्प के अंदर, वेन्स के अंदर, इन वीनस साइनसिस के अंदर ब्लड स्टोर होता है, और आपके पास जब भी जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड रिलीज किया जाता है बॉडी की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्यून फंक्शन, फॉरेन सब्सटेंसेस इन द ब्लड पास थ्रू द व्हाइट पल्प स्टिमुलेट द लिम्फोसाइट इन द पेरी आर्टीरियल शीथ, ठीक है। पेरी आर्टीरियल शीथ में लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसको पैथोजन स्टिमुलेट करता है। और द लिम्फ नोड्यूल इन द सेम मैनर एज इन द लिम्फ नोड, जिस तरह लिम्फ नोड में स्टिमुलेट किया जाता है इसी तरह से इधर भी स्टिमुलेट किया जाता है। देन हम बात करते हैं आरबीसी डिस्पोजल बिफोर द ब्लड लीव द स्प्लीन थ्रू द वेन्स, बिफोर, इससे पहले कि ब्लड जो है वो वेन्स के जरिए वापस जाए, इट पासेज इनटू रेड पल्प। ये ब्लड कहाँ जाता है? ये रेड पल्प में जाता है। रेड पल्प में मैक्रोफेजेस होते हैं जो क्या करते हैं?
फॉरेन सब्सटेंसेस को खाते हैं, पैथोजेंस को भी खाते हैं, और खराब हुए आरबीसीज को भी खाते हैं फेगोसाइटोसिस के जरिए और उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसमें जो मटेरियल हीम का होता है उसको अगर रिसाइकल करना होता है रिसाइकल कर लेते हैं, वरना उसके बाइल पिगमेंट बना देते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बना देते हैं। ठीक है ना, कौन बनाता है? मैक्रोफेज बनाता है। कैसे बनाता है? आरबीसी को खा के। पैथोजन को खाना होगा तो उसको बड़े शौक से खाएंगे, पैथोजन बैक्टीरिया को खा जाएंगे। तो आरबीसी डिस्पोजल भी हो गया। ब्लड रेड पल्प से होता हुआ वापस ब्लड रिजर्वायर, इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे कि हेमरेज है, किसी को चोट लगी है और उसका ब्लड लूज हो गया, स्मूथ मसल इन द स्प्लीनिक ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल होंगे, एंड स्प्लीनिक कैप्सूल, स्प्लीन के कैप्सूल में स्मूथ मसल होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। आपके पास जब ब्लड लॉस होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, फाइट और फ्लाइट मोड की कंडीशन आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? स्प्लीनिक कैप्सूल और स्प्लीनिक ब्लड वेसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो द रिजल्ट इसका क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होगा वो स्प्लीन से कहाँ आ जाएगा? जनरल सर्कुलेशन में आ जाएगा और आपके पास ब्लड की कमी को पूरा किया जाएगा। सो स्प्लीन मेंटेन्स द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। अगर आपको एमसीक्यू आता है कि डज स्प्लीन मेंटेन द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, क्या स्प्लीन लेवल ऑफ फ्लूइड को बॉडी में मेंटेन करती है? इसका आंसर लगाना है यस, स्प्लीन मेंटेन्स द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। कैसे? मैंने आपको बता दिया। एफटीबी के अंदर जिस तरह से ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप उसको उस तरह से पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आती, लेकिन इसको मैंने आपके लिए ब्रेक कर दिया। फिर हम बात करते हैं सिस्टर्ना काइलाई की। सिस्टर्ना काइलाई कुछ भी नहीं है, बस आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो डायलेटेड सा पोर्शन है एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, इसको हम सिस्टर्ना काइलाई कहते हैं। और ये सिस्टर्ना काइलाई किसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है? ये थोरेसिक डक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जितनी भी नीचे से लोअर लिम्ब से जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स आ रही हैं, वो जब आपस में मिलकर नेटवर्क बनाती हैं तो वो सिस्टर्ना काइलाई बनाती हैं, और वो सिस्टर्ना काइलाई फिर आगे कंटिन्यू कर जाता है किसके तौर पे? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के तौर पे। तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टर्ना काइलाई। बस इतनी सी समझ आपने यहाँ पे करनी होती है। थाइमस, थाइमस की बात आपको पता है, थाइमस क्या है? थाइमस एक सेंट्रल ऑर्गन है, ये आपके पास पड़ा हुआ है। किसकी एजुकेशन में हेल्प करता है? लिम्फोसाइट्स की एजुकेशन में हेल्प करता है, ताकि लिम्फोसाइट्स पैथोजेंस को मारें और अपने सेल्स को ना मारें। टी सेल्स की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है थाइमस, और टी सेल्स की एजुकेशन के लिए भी जरूरी है। वक्त के साथ साथ थाइमस एट्रोफी करता जाता है, साइज में छोटा होता जाता है, कमजोर होता जाता है, और यही वजह है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन मैरो की। बोन मैरो याद रखें, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो यही है कि बोन मैरो एक लिम्फेटिक टिश्यू है, एक लिम्फॉइड टिश्यू है, लेकिन बोन मैरो में लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती। ठीक है, बोन मैरो खुद एक लिम्फॉइड टिश्यू है। इसका काम क्या होता है? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना, जिसमें आरबीसीज है, जिसमें डब्ल्यूबीसीज है, जिसमें प्लेटलेट्स है। कैसे करता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, उससे दो तरह के स्टेम सेल्स बनते हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से आरबीसीज, प्लेटलेट्स, बेजोफिल्स, योसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स ये सारे बनते हैं, न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। जबकि लिम्फॉइड स्टेम सेल से नेचुरल किलर सेल और लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जिसमें बीओटी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अपेंडिक्स की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने बस इसके बारे में याद रखना है कि अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता था, लेकिन बाद में अब जाके रिसर्च शो कर रही है कि अपेंडिक्स का बॉडी के अंदर, गट के अंदर इम्यूनिटी का रोल होता है, कि फूड के अंदर कोई पैथोजन आता है तो उसको बेसिकली डिटेक्ट करना और बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये अपेंडिक्स का रोल होता है। तो ये आपकी सारी की सारी बात थी। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी बात है कि सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। याद रखें कि लिम्फ के अंदर चूंकि पंपिंग ऑर्गन नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, तो लिम्फ मूव कैसे करता है? हमने ये बात तो पढ़ ली कि लिम्फ मूव कर रहा है भाई। लिम्फ कहाँ मूव किया? कैपिलरीज में मूव किया, उसके बाद ऑर्गन्स के अंदर मूव किया, लेकिन इनको मूव करवा कौन रहा है भाई? कोई पंप ही नहीं है यहाँ पे। अगर कोई पंप ही नहीं है तो लिम्फ कैसे मूव कर रहा है? ऑटोमेटिकली तो नहीं कर सकता जादू से। तो याद रखें कि लिम्फ स्केलेटल मसल की एक्टिविटी से मूव करता है। स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो अपने आसपास पड़ी हुई लिम्फेटिक वेसल्स पे प्रेशर डालते हैं। जब वो प्रेशर डालते हैं तो उसमें लिम्फ मूव करता है, जिसमें हमारे पास जनरल बॉडी मूवमेंट आ जाती है, जिसमें मसाज आ जाती है, फिजियोथेरेपी। आजकल बड़ा है एक ट्रेंड बना हुआ है जॉ लाइन बनाने का, भाई जॉ लाइन बनानी है, जॉ लाइन बनानी है। तो जिसको पता है जॉ लाइन बनाने का, उसको ये भी पता है कि एक एक्सरसाइज होती है लिम्फेटिक ड्रेनेज। फेस के ऊपर मसाज करते हैं जिससे लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है। तो वो इसी तरह से बेसिकली होता है। मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जब मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट से भी बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर, लिम्फ नोड्स के ऊपर प्रेशर बनता है, जिसमें से लिम्फ मूव करता है। ब्रीदिंग मूवमेंट्स हो गई, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द लिम्फ वेसल्स हो गई। याद रखें कि लिम्फ कैपिलरी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि लिम्फ कैपिलरी के अंदर स्मूथ मसल नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी की वजह से वॉल्व होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ पाथवे लास्ट हमारे पास क्या है कि भाई लिम्फ कैपिलरी है, देन लिम्फ वेसल है, देन लिम्फ ट्रंक है, देन लिम्फ डक्ट है, देन हम बात करते हैं सबक्लेवियन वेन है।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, अभी तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम में चीजें पढ़ ली हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन जो आपके जहन में आता है वो है फिल्ट्रेशन। ऐसी बात है, फिल्ट्रेशन यानी कि डिफेंस के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या रोल आ सकता है? भाई आपकी बॉडी से जो एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करता है, ठीक है। फिर एक और फंक्शन भी होता है, फैट्स की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लिम्फ के जरिए होती है, और इसी चीज को हम यहाँ पे इस पिक्चर में देखने जा रहे हैं। ये देखें, लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न्स द 3 लीटर ऑफ एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड को रिटर्न करता है और इसकी डिसॉल्व प्रोटीन्स को, जो स्मॉल साइज प्रोटीन्स होती हैं उनको भी, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंसेस बैक टू द ब्लड। तो सबसे पहले है कि ये फ्लूइड को रिटर्न करता है। देन हम बात करते हैं द लैक्टियल्स of villi absorb large fat globules, the chylomicron, which are released by the interstitial cell after the products of digestion of the fats are absorbed, ठीक है। बेसिकली होता ये है, अगर हम इसको साइड पे यहाँ पे बना लेते हैं, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं, ड्यूडिनम, जियोजिनम, इलियम। इलियम के अंदर आपको पता है कि इस तरह से फिंगर शेप प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विलस कहते हैं। विलस के सेंटर में आपको यहाँ पे लैक्टियल देखने को मिलती है, ठीक है। ये मैंने लैक्टियल बना ली। आपको पता है कि जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन किसको शो करती है? ये म्यूकोजा को शो करती है, जिसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंटेस्टाइन के एंटीरोसाइट्स हैं, इंटेस्टिनल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आसपास लैक्टियल के ये ब्लड कैपिलरी है। याद रखें कि आपके पास जो भी फैट्स होते हैं, फैट्स को मैं येलो शेप में दिखा देता हूँ, ये फैट्स हैं, ये बाहर डाइजेस्ट हुए पड़े हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स हैं। ये जब इस एंटीरोसाइट से मूव करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, तो एंटीरोसाइट में जाके ये फैट प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं और बनते हैं लाइपोप्रोटीन। उस लाइपोप्रोटीन को हम क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन जब इस एंटीरोसाइट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, लेकिन ब्लड वेसल जो होती हैं उनका चूंकि डायमीटर कम होता है तो वो इन काइलोमाइक्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना, भाग जाओ इधर से। ये फिर काइलोमाइक्रोन धक्के खाते खाते कहाँ जाते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास, और उसको जाके कहते हैं कि भाई मुझे ब्लड कैपिलरीज ने जायदाद से आग कर दिया है, मुझे अपने पास पना दो। तो वो लैक्टियल क्या करती है, उसका डायमीटर बड़ा होता है, इंटर सेलुलर स्पेसेस जो होती हैं, इंटर जो सेलुलर स्पेस है सेल्स के दरमियान में, वो बड़ी होती है, तो लिहाजा वो इन काइलोमाइक्रोन्स को लैक्टियल एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये काइलोमाइक्रोन्स लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये फैट्स हैं, हमारी डाइटरी फैट्स हैं, जो फैट्स हमने खाए हैं। फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिपिड्स वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो याद रखें, इन फैट्स को फिर लिम्फ के जरिए वीनस ब्लड में रिटर्न किया जाता है। तो ब्लड के अंदर फैट्स को पहुंचाने का काम डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, और इनडायरेक्टली कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये रोल भी लिम्फेटिक सिस्टम प्ले करता है, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट बाय द लिम्फ नोड्स एंड थाइमस, थाइमस और लिम्फ नोड्स ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यही आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। इसमें थाइमस जो है वो एक प्राइमरी ऑर्गन है, लिम्फ नोड एक सेकेंडरी ऑर्गन है। तो सेकेंडरी ऑर्गन में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट? तो कहने का मकसद ये है कि मेनली मेनली प्राइमरी ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में भी वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, दस हेल्प इन डिफेंस। इट इज आल्सो अ साइट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द बी सेल, बी सेल प्लाज्मा क्लोन सेल बनाएंगे जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। The painful swelling of the lymph node in certain diseases like mumps is largely a result of the accumulation of the dead lymphocyte and macrophages। बच्चों वाली बात है, इसको मैं skip करता हूँ। Destroy and eliminate old and worn out RBCs in the lymph node, especially in the spleen। तो ये आपके पास बात यहाँ पे आ गई। ये थोड़ी सी बुक की लाइन गलत है, लिम्फ नोड्स के अंदर आरबीसी जा ही नहीं सकते। आंसर है कि स्प्लीन के अंदर बेसिकली इनकी वेयर एंड टेयर होगी, ठीक है। इनको रिसाइकल किया जाएगा, हीम को रिसाइकल किया जाएगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डिजीजेस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो आपने याद रखना है, कैंसर है, हॉजकिन डिजीज है, एडिमा है, ठीक है। कैंसर, द स्टडी ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ वेरियस ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को डायग्नोज करना कि कैंसर है कि नहीं, प्रोग्नोसिस कि कैंसर कितना ज्यादा ट्रीट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रीट नहीं कर सकते, और उसकी ट्रीटमेंट करना, ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमें लिम्फेटिक सिस्टम की और लिम्फेटिक ड्रेनेज की स्टडी से पता चलता है। लिम्फ नोड जो होते हैं वो कैंसर सेल को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल ना हो उन कैंसर सेल्स को ट्रैप करके मारने के लिए, तो वो उन सेल्स के लिए सेकेंडरी साइट्स बन जाते हैं, ठीक है।
यानी कि लिम्फ नोड हमारे लिए प्रोटेक्टिव रोल करते हैं, कैंसर सेल्स को ट्रैप करते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन अगर ना मारें तो यही लिम्फ नोड्स उन कैंसर सेल्स की पनाहगाहें हो जाएंगी और कैंसर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में लिम्फ नोड्स के फैलता जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। देन हम बात करते हैं हॉजकिन डिजीज। इश्यूज विद द लिम्फेटिक सिस्टम रिजल्ट्स इनटू इट्स इनएबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अगर खराब होगा तो बॉडी जो है वो इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर पाएगी। हॉजकिन डिजीज इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड इन द नेक। नेक के अंदर लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स एंड नर्व एंडिंग्स रिजल्ट इन डिसफंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन एंड इवन पैरालिसिस। तो अगर आपके पास कोई लिम्फ नोड बड़ा हो गया है नेक के अंदर, तो वहां पे आपको पता है कि ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, थायराइड होता है बेसिकली, या आपके पास आपका इसोफेगस होता है, ठीक है ना, जो कि गुजर के जा रहा होता है, और आपकी ट्रेकिया होती है। तो उनके ऊपर बेसिकली उनका डिसफंक्शन कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल के, या आपकी अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है तो उसको खराब कर सकते हैं, जिससे पैरालिसिस हो सकता है बॉडी का, ठीक है। एडिमा की बात करते हैं। व्हेन टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट टिश्यू एंड बॉडी कैविटी बिकम स्वॉलन। अगर आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो फ्लूइड को एफिशिएंटली रिमूव नहीं कर पा रहा, तो आपके पास यही फ्लूइड जो है वो टिश्यू स्पेसिस में इकट्ठा हो जाएगा। जब ये इकट्ठा हो जाएगा उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि क्या कर देता है, जो कि टिश्यू फ्लूइड के प्रेशर को हाई कर देता है, ठीक है, और अगर वहां पे वो जो फ्लूइड है, वो जो प्रेशर है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ से रिमूव नहीं किया जाता, तो आपके पास एडिमा हो जाता है। और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि इस प्रेशर को बढ़ाती हैं? वो होती हैं हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर एंड हार्ट फेलियर, ठीक है। काजेज ऑफ एडिमा आर डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एल्ब्यूमिन है, जिसका हमने सीवीएस के अंदर रोल पढ़ा है, क्या रोल पढ़ा है कि एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है, ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को, ब्लड ने कितना गाढ़ा होना है, कितना पतला होना है, ये एल्ब्यूमिन डिसाइड करती है। तो अगर ब्लड ने ये चीज डिसाइड करनी है, बेसिकली एल्ब्यूमिन ने ये चीज डिसाइड करनी है, तो आपके पास ये एडिमा के लिए भी हो सकती है एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अगर एक बंदे के पास बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी है, तो उसको एडिमा हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक्स। अगर लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, तो उससे भी एडिमा हो जाएगा। जैसे कि फिलेरियासिस। फिलेरियासिस एक कंडीशन है जो कि नीमाटोड्स करते हैं, ठीक है, जो कि किंगडम एलिमेरिया में थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि वो अब नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद है कि फिलेरियासिस कंडीशन, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये फिलेरियासिस है। इस कंडीशन को स्पेसिफिकली एलिफेंटियासिस कहते हैं, जिसमें ये पाँव वगैरह सूज गए हैं ना, इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है, ठीक है ना। और ये कंडीशन होती किस वजह से है? ये फिलारियासिस की वजह से होती है। और फिर फिलारियासिस किस वजह से होता है? नीमाटोड्स की वजह से होता है। फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या कोई बर्न हो सकता है, ठीक है, उसकी केस में भी एडिमा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके होंगे। अब आपको टेस्ट करने का टाइम है। एक कॉपी पकड़ें और आपने अपने नंबर लगाने हैं उस कॉपी के ऊपर, और आपने कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर सारे नंबर बताने हैं मुझे कि आपके कितने नंबर आए हैं इस क्विज के अंदर, ठीक है। ये क्विज मैंने मुश्किल बनाया जानबूझ के, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से इसको मुश्किल बनाया है। तो याद रखें कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, आपने बेफिक्र होकर इसको ना सॉल्व करना है। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू है वो कौन सा है? तो आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फ नोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक। लिम्फेटिक कैपिलरीज के अलोंग लिम्फ नोड्स होते हैं या लिम्फेटिक वेजल्स के अलोंग? तो आंसर है लिम्फेटिक वेजल्स के अलोंग लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। विच लिम्फॉइड ऑर्गन एट्रोफिज विद एज। एज के साथ कौन सा ऑर्गन है जो कि डिक्रीज इन साइज होता जाता है? ठीक है, दैट इज थाइमस। लेकिन अगर आपके टीचर जो हैं वो आपको अच्छे नंबर दिलवाना चाहते हैं तो वो आपको ये भी बताएंगे कि एडिनॉइड्स भी होते हैं, वो भी एज के साथ एट्रोफी करते जाते हैं। देन हम बात करते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स की कंपोजिशन होती है लाइपोप्रोटीन, और इसमें बेसिकली 90% ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, 5% इसमें आई गेस कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कंपोजिशन कहाँ पे लिखी हुई है? ये फेडरल के अंदर लिखी हुई है, एफटीबी के अंदर लिखी हुई है। इसको जाके देखना है आपने, ओल्ड एफटीबी के अंदर आपने इसको जाके देखना है। ये कंपोजिशन आपको पूछी जा सकती है पेपर में, इट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं 3 स्टार बना रहा हूँ। हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन द लिम्फेटिक सिस्टम। मेरा ख्याल है कि जितनी हमने डिस्कशन कर लिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड करता है। बस इतनी सी बात है कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो आप 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है।
तो ये सिंपल सी आपने यहाँ पे बात कर ली। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अगर वो काम करना चाहता है, लगातार काम करते रहना चाहता है, तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम की ज़रूरत है। वरना आपकी बॉडी में ब्लड ही 5 लीटर है, तो अगर वहाँ से फ्लूइड लीक ही होता जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। याद रखें कि जिस तरह से अभी हमने ऊपर बात की है कि कोई भी पैथोजन है, कोई भी अगर आपके पास कैंसर सेल है, वो आके लिम्फ नोड में अगर स्टक हो जाता है, वहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है ना? और उसको नहीं मारा जाता, तो वो लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। उन लिम्फ नोड के स्वेल करने का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई खतरनाक इन्फेक्शन चल रहा है, बॉडी उसको फाइट कर रही है, या बॉडी के अंदर कैंसर पैदा हो चुका है, बॉडी उसको फाइट कर रही है, ठीक है ना? अगर वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, वो कैंसर सेल खत्म हो जाते हैं, तो लिम्फ नोड्स फिर दोबारा से रिज़ॉल्व हो जाते हैं, साइज़ में छोटे हो जाते हैं, नॉर्मल पोज़ीशन में चले जाते हैं। अगर वो बड़े रहते हैं, तो इसका मतलब है कि खतरे की बात है। नेम द प्लेसेस वेयर लिम्फेटिक सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। तो आपने कॉर्निया ऑफ द आई बता देना है, आपने एपिडर्मिस ऑफ द स्किन बता देनी है, आपने सीएनएस बता देना है। सीएनएस में आपने ये भी बताना है कि सीएसएफ जो होता है वो लिम्फ की कमी को महसूस नहीं होने देता। देन आपने बताना है बोन मैरो इज द आंसर, ठीक है ना? और आपने प्लेसेंटा का नाम बता देना है। विच लिम्फेटिक ऑर्गन इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ऑर्गन। तो ये बड़ी मजे की बात है, आपको जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ये बताऊंगा कि थाइमस एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है थाइमोसिन। और थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन कराता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन? आपको इस बात का पता चल गया होगा। डज लिम्फ कोएगुलेट, क्या लिम्फ कोएगुलेट करता है, क्या लिम्फ क्लॉट करता है? हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे गलत दें, और बच्चे कह रहे हो कि लिम्फ कोएगुलेट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स नहीं होते। याद रखें कि लिम्फ कोएगुलेट कर सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लिम्फ कोएगुलेट कर सकता है, लेकिन ये इतना स्लो कोएगुलेट करता है, इतना स्लो कोएगुलेट करता है, ये उसी तरह से है कि आपकी बॉडी एंजाइम्स के बगैर चल रही है। जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि एंजाइम्स हमें रिएक्शंस के लिए चाहिए, अगर आपकी बॉडी एंजाइम्स के बगैर चल रही है, तो आप खुद ही देखें कि रिएक्शंस जो होंगे वो कितनी स्लो स्पीड पे होंगे, और लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो लिम्फ का भी वही चीज़ है कि लिम्फ कोएगुलेट करता ज़रूर है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत 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 कम होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।